अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मेरा नाम शफ़क़त खटाना है और मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ एज अ वकील और अपनी लॉ फर्म चला रहा हूँ एडवांटेज यूरिस्ट ब्यूरो के नाम से। हम काम करते हैं बेसिकली बिज़नेस लॉ में, फैमिली लॉ में, इमिग्रेशन लॉ में, प्रॉपर्टीज़ लॉ में। आप लोगों के जो सवाल होते हैं बेसिकली काफ़ी कॉमन होते हैं और क्योंकि मैं इतनी जल्दी आपके जवाब नहीं दे पाता, आपको नहीं मिल पाता, तो हमने सोचा कि क्यों ना पिक्स के साथ, उर्दू कासिद के साथ इकट्ठे मिलके जो सारे सवाल हैं उनका जवाब दें और आप तक इनका जवाब पहुंचाया जाए। स्वीडन में रेजिडेंट परमिट मिलने के तकरीबन 6 तरीके हैं। नंबर 1 असाइलम, नंबर 2 परमिट थ्रू फैमिली मेम्बर, नंबर 3 वर्क परमिट, नंबर 4 अपना बिजनेस स्टार्ट करके, नंबर 5 स्टडी यानी कि स्टडी वीज़ा लेके, और नंबर 6 आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ सकते हैं। इन 6 तरीक़ों में से हम आज सिर्फ पहले 3 की बात करेंगे, असाइलम, रेजिडेंट परमिट थ्रू फैमिली एंड वर्क परमिट। जो असाइलम होती है उसका मतलब होता है कि आप सर्च कर रहे हैं एक पनाह। आपको अपने मुल्क में, अपने देश में टेंशन है, आपको प्रॉब्लम है किसी एक बंदे से, किसी एक ग्रुप से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी रिलीजियस पार्टी से या किसी और ग्रुप से आपको टेंशन है, आपको प्रॉब्लम है, आपकी जान को ख़तरा है, आपकी सेहत को ख़तरा है और आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके जो मुल्क के इदारे हैं वो आपको पनाह नहीं दे सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए आप असाइलम अप्लाई करते हैं। उसका रूल, उसका जो तरीका है वो सिंपल है। अगर आप स्वीडन में हैं, किसी तरीके से आ जाते हैं, वीज़ा लेके आ जाते हैं या किसी भी तरीके से आते हैं, तो आप इमिग्रेशन बोर्ड जाएँ, इमिग्रेशन वरकत में, और वहाँ पे आपने जाके बताना है नंबर 1 कि मैं कौन हूँ। आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, आपने अपना जिस मुल्क से आए हैं वो प्रूव करना है। फिर आपने बताना है कि आपको बेसिकली टेंशन है क्या, आपके साथ हुआ क्या, किस बंदे से आपको ख़तरा है। यानी हम बात करें असाइलम की, मतलब कि आपको किसी ग्रुप से ख़तरा है। फिर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि आपकी जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी डेट में स्टार्ट हुई, कौन सी जगह से स्टार्ट हुई, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब का बताना पड़ेगा, वो कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, और जो आपका जो उन लोगों से झगड़ा स्टार्ट हुआ, अगर वो लोग हैं, अगर वो एक ग्रुप है, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी है या कोई और चीज़ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो उसकी वजह क्या थी। जब अगर मैं किसी बंदे को मारूंगा या किसी को मारना चाहूँगा तो उसकी एक वजह होगी कि यार आपने मुझे ये चीज़ कहा, आपने मुझे साथ ये किया, इसकी वजह से हमारी जो दुश्मनी है वो स्टार्ट हुई। तो ये आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके जो पुलिस ऑफिस हैं या जो आपके कोर्ट्स हैं आपके मुल्क के, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँगा कि मैं आया हूँ पाकिस्तान से, वो अगर पाकिस्तान में मुझे किसी अपने नेबर से ख़तरा है, वो मुझे जान की धमकी देता है या किसी फैमिली मेम्बर से या किसी ग्रुप से, तो उसका एक इलाज है कि आप अपनी पुलिस के पास जाएं और जाके बताएं कि यार ये मुझे टेंशन है, ये बंदा मुझे धमकी दे रहा है। आपकी पुलिस की रिपोर्ट होगी, आपका केस स्टार्ट होगा। तो अगर आपकी पुलिस मदद नहीं कर पाती या नहीं करना चाहती, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस वजह से वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे। अगर आपने पुलिस रिपोर्ट अब की है तो उसकी आपके पास कापी होनी चाहिए, वो आप प्रेजेंट करेंगे। आपके केस में आपके पास जो भी एविडेंस होंगे वो आप देंगे। फिर ये भी सोचना होता है कि अगर आपको ख़तरा अपने इलाके के लोगों से है और आपका मुल्क बहुत बड़ा है, तो आप उस इलाके से दूसरे इलाके में क्यों नहीं शिफ्ट हुए और मुझे वहाँ कहाँ सर्च कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि आपके दुश्मन इतने बड़े हैं कि वो आपको कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन चीज़ असाइलम के केस में होती है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नंबर 1 आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किन लोगों से आपको ख़तरा है, उसकी वजह क्या है, मेन रीज़न, और उसके बाद फिर बताना पड़ेगा वो बंदे हैं कौन, वो कहाँ पर हैं, और जो आपके साथ चीज़ें हुई
वो कब से हुई, आपको वन बाय वन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहली जनवरी 2018 में पहला चीज़ हुई, उसके बाद सेकंड चीज़ हुई, उसके बाद थर्ड चीज़ हुई, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक ये भी बात, जब आप असाइलम का केस करने का सोच रहे हैं तो ये भी सोच लें कि असाइलम का जब आप केस अप्लाई करते हैं तो अगर आपके फिंगरप्रिंट्स किसी और मुल्क में आ चुके हैं पहले, या आप यहाँ आने तक आपने किसी और मुल्क का वीज़ा लेकर आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग आते हैं थ्रू इटली या थ्रू ग्रीस या थ्रू स्पेन, तो आप लैंड करते हैं पहले इटली, और इटली में आप वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं वो आपको पकड़ते हैं, वो आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, आप उनके सिस्टम में आ जाते हैं। या आप आते हैं वीज़ा लेके, आप वीज़ा लेके आते हैं फ्रांस का, फ्रांस एम्बेसी में आप जाते हैं अपने मुल्क में, फ्रांस का आपको वीज़ा मिल जाता है, और फिर उसी को उसी वीज़े से आप स्वीडन आ जाते हैं। इन दोनों कंडीशन में आप स्वीडन में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी। उसके लिए या तो फिर आप इटली जाएंगे जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स हुए पहले, जिस कंट्री में आपने लैंड किया, या फिर ये होगा कि अगर आप वीज़ा लेकर आए हैं तो फिर आपको उस मुल्क में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप वीज़ा लेकर आए हैं। अगर आप असाइलम अप्लाई करने जाएंगे तो वो उनको पता चल जाएगा, वो भी आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये बंदा, इसने वीज़ा इस कंट्री से अप्लाई किया है, या ये बंदा पहले इस कंट्री में लैंड हो चुका है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर वो पूरी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनका एक सिमिलर रूल्स हैं, डबलिन रूल्स उनको कहते हैं नॉर्मली, तो उन रूल के मुताबिक आपको फिर वो वापस उस कंट्री में भेज देंगे जहाँ के आपके फिंगरप्रिंट्स निकले या जहाँ का आपका वीज़ा लेकर आए थे। अगर आप स्टिल स्वीडन में ही रहना चाहते हैं और यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको 18 मंथ्स 18 महीने वेट करना पड़ेगा। आप 18 महीने साइड पे हो जाएंगे और 18 महीने बाद आप दोबारा फिर स्वीडन इमिग्रेशन बोर्ड के जाके दोबारा फिर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केस चलता है असाइलम का और आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप केस चल रहा होता है, आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, आप साथ साथ काम भी कर सकते हैं। और ये होता है कि अगर असाइलम मिलना, देखिए यहाँ पे असाइलम अप्लाई करना तो आसान है, अगर बंदा असाइलम अप्लाई करना चाहे तो कोई भी जाके कर सकता है, लेकिन असाइलम को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप असाइलम अप्लाई करने आए हैं और सोचें कि आपको असाइलम मिल जाएगा। प्लान बी होता है जो बंदा असाइलम अप्लाई कर रहा है कि वो बंदा बाद में वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। जब आपका असाइलम का केस चलता है, आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, जब आपको पहली नेगेटिव डिसीजन आती है मिग्राकून वर्कर से, इमिग्रेशन बोर्ड से, तो आप उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन होता है। पहली डिसीजन जो आती है मिग्राकून वर्कर की, इमिग्रेशन बोर्ड की, उसके बाद आप कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड कोर्ट में। एक बंदे को जब असाइलम अप्लाई कर लेता है, उसको ना मिल जाती है, अगर वो दोबारा फिर असाइलम अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए बंदे को 4 साल वेट करने पड़ते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे लास्ट डिसीजन आई है कोर्ट से या सेकंड कोर्ट से, उसके बाद मैं अपील नहीं करता, तो 8 से 4 साल मुझे वेट करना पड़ेगा दोबारा फिर असाइलम को अप्लाई करने का। ये थोड़े से रूल्स थे असाइलम के बारे में, इसकी डिटेल्स बहुत और ज़्यादा है, उसमें हम जा नहीं सकते, लेकिन कुछ बेसिक्स ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर जब भी आप असाइलम का केस करने जाएं तो तैयारी करके जाएं, आपको पता हो कि आपने क्या कहना है, आपको पता हो कि आपको क्या ख़तरा है, किससे ख़तरा है, कहाँ से ख़तरा है, पूरी डिटेल, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो हैपनिंग्स आपके साथ हुई हैं, उनको पहले लिख लें। एवरीथिंग, एक एक चीज़ डिटेल में पहले लिख लें, और एक बार ना लिखें, उसको 4-5 बार लिखें, उसको पढ़ें, उसको समझें और फिर करने जाएं। शुक्रिया।